प्लूटो हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में रहने वाला एक खगोलीय पिंड हमेशा से ही खगोलविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह छोटा और ठंडा ग्रह सूर्य से बहुत दूर स्थित है और इसकी सतह पर बर्फ और चट्टानों का मिश्रण पाया जाता है। 1930 में खोजा गया। इसे शुरू में सूर्य से 9वां ग्रह माना जाता था। क्लाइड टॉम्बो द्वारा खोजे जाने के बाद प्लूटो ने खगोल विज्ञान में एक नई दिशा को जन्म दिया। दशकों तक इसने हमारे सौर मंडल की समझ में एक खास जगह बनाए रखी। प्लूटो की खोज ने वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के किनारों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने एक ग्रह की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया, जिसके कारण प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। इस नई परिभाषा ने ग्रहों की श्रेणी में कई बदलाव लाए। इस फैसले ने वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच बहस और चर्चा को जन्म दिया। कई लोग इस निर्णय से असहमत थे और प्लूटो को फिर से ग्रह का दर्जा देने की मांग करने लगे। अपनी स्थिति में बदलाव के बावजूद प्लूटो अध्ययन का एक आकर्षक विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में और अधिक जानने के लिए कई मिशन भेजे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध न्यू होराइजन्स मिशन है। इसकी अनूठी विशेषताएं, जिसमें इसकी बर्फीली संरचना और दूर की कक्षा शामिल है, हमारे सौर मंडल के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्लूटो की सतह पर पाए जाने वाले जटिल भूवैज्ञानिक संरचनाएं और इसकी पतली वायुमंडल ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। जैसे जैसे हम प्लूटो के दायरे में गहराई से उतरते हैं, हम इस खगोलीय पिंड के एक आकर्षक पहलू, उसके चंद्रमाओं को उजागर करते हैं। प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है चारों, जो प्लूटो के साथ एक बाइनरी सिस्टम बनाता है। IIU ने किसी वस्तु को ग्रह माने जाने के लिए 3 मानदंड स्थापित किए। सबसे पहले, इसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। यह मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु हमारे सौर मंडल का हिस्सा है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है। दूसरे, इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होना चाहिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण इसे लगभग गोल आकार में खींच सके। यह मानदंड यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु हाइड्रोस्टैटिक संतुलन में है, जिसका मतलब है कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार हो गई है। प्लूटो इन दोनों शर्तों को पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है और इसका द्रव्यमान इतना है कि यह गोलाकार है। हालांकि तीसरा मानदंड, जिसके कारण प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण हुआ, कहता है कि एक ग्रह ने अपनी कक्षा में अन्य वस्तुओं के अपने पड़ोस को साफ कर दिया होगा। यह मानदंड ग्रह की कक्षीय पथ की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होना चाहिए कि वह अपने कक्षीय पथ के भीतर अन्य खगोलीय पिंडों को या तो आकर्षित कर सके या दूर धकेल सके। यह ग्रह की कक्षीय पथ की स्पष्टता को सुनिश्चित करता है। प्लूटो, जो कई बर्फीले पिंडों से आबाद कुइपर बेल्ट में स्थित है, इस मानदंड को पूरा नहीं करता है। कुइपर बेल्ट में कई अन्य वस्तुएं हैं जो प्लूटो के साथ उसकी कक्षा साझा करती हैं। यह अपने कक्षीय पड़ोस को तुलनीय आकार और द्रव्यमान की अन्य वस्तुओं के साथ साझा करता है। इसका मतलब है कि प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं है कि वह अपनी कक्षा को साफ कर सके। नतीजतन प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है लेकिन तीसरे को नहीं। बौने ग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के समान हैं, लेकिन उनकी कक्षाओं को साफ नहीं कर पाती। यह पुनर्वर्गीकरण, जबकि शुरू में प्रतिरोध के साथ मिला था, सौर मंडल की हमारी विकसित समझ और खगोल विज्ञान में सटीक वर्गीकरण की आवश्यकता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों ने इस निर्णय को इसलिए लिया ताकि सौर मंडल की वस्तुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उनका सही वर्गीकरण किया जा सके। यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो हमें हमारे ब्रह्मांड को और गहराई से समझने में मदद करता है। प्लूटो अपने छोटे आकार के बावजूद चंद्रमाओं की एक आकर्षक प्रणाली का दावा करता है। खगोलविदों ने इस बौने ग्रह की परिक्रमा करते हुए 5 चंद्रमाओं की खोज की है।
प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और बताने के लिए दिलचस्प कहानियों के साथ। प्लूटो के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कैरन है, जो एक खगोलीय साथी है जो प्लूटो के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। अन्य 4 चंद्रमा आकार में काफी छोटे स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा हैं। अपेक्षाकृत हाल ही में खोजे गए इन चंद्रमाओं ने प्लूटो की प्रणाली की गतिशीलता में दिलचस्प अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है। इन चंद्रमाओं का अध्ययन प्लूटो के गठन और विकास और सौर मंडल में इसके स्थान के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। खंड 4, कैरन, प्लूटो का साथी। 1978 में खोजा गया कैरन प्लूटो के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है और प्लूटो प्रणाली में एक विशेष स्थान रखता है। इसकी खोज ने खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, क्योंकि यह पहली बार था जब प्लूटो के साथ एक अन्य खगोलीय पिंड की पहचान की गई थी। लगभग 1208 किलोमीटर का इसका व्यास प्लूटो के आकार का आधे से भी ज्यादा है, जो इसे हमारे सौर मंडल में अपने मूल पिंड के सापेक्ष सबसे बड़ा चंद्रमा बनाता है। यह आकार इसे अन्य चंद्रमाओं से अलग करता है और इसे एक अद्वितीय खगोलीय पिंड बनाता है। इस आकार अनुपात ने खगोलविदों को प्लूटो और कैरन को एक द्विआधारी प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित किया है, जहां तुलनीय द्रव्यमान वाले 2 खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जो किसी भी पिंड के बाहर स्थित होता है। यह द्विआधारी प्रणाली हमारे सौर मंडल में एक दुर्लभ घटना है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है। कैरन की सतह प्लूटो के विपरीत अपेक्षाकृत चिकनी है और पानी की बर्फ से ढकी हुई प्रतीत होती है। यह सतह की संरचना इसे प्लूटो से अलग बनाती है और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। सतह की विशेषताओं में यह सख्त अंतर दोनों पिंडों पर चल रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सुझाव देता है। प्लूटो की सतह पर जटिल और विविध भूवैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं, जबकि कैरन की सतह अपेक्षाकृत स्थिर और शांत है। कैरन की खोज ने प्लूटो की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसे एक अकेली बर्फीली दुनिया से एक जटिल और गतिशील प्रणाली में बदल दिया। इस खोज ने वैज्ञानिकों को प्लूटो प्रणाली के बारे में नए दृष्टिकोण और सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हमारी सौर मंडल की समझ में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खंड 5, स्टाइक्स, अंडरवर्ल्ड की नदी। स्टाइक्स, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में जीवित दुनिया को अंडरवर्ल्ड से अलग करने वाली पौराणिक नदी के नाम पर रखा गया है, प्लूटो के ज्ञात चंद्रमाओं में सबसे छोटा और सबसे कमजोर है। 2012 में खोजा गया। यह लगभग 7 किलोमीटर व्यास का है। अपने लंबे आकार के साथ यह छोटा सा चंद्रमा लगभग 42,000 किलोमीटर की दूरी पर प्लूटो की परिक्रमा करता है, जो लगभग 20 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। अपने छोटे आकार और बेहोशी के कारण स्टाइक्स की संरचना और सतह की विशेषताओं के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। हालांकि इसकी खोज ने प्लूटो के चंद्रमा प्रणाली की जटिलता और विविधता का और सबूत प्रदान किया। खंड 6, निक्स, अंधेरे की देवी। निक्स, जिसका नाम रात की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है, प्लूटो की परिक्रमा करने वाला एक और छोटा चंद्रमा है। 2005 में हाइड्रा के साथ खोजा गया। यह लगभग 49 किलोमीटर व्यास का है। यह अनियमित आकार का चंद्रमा लगभग 49,000 किलोमीटर की दूरी पर प्लूटो की परिक्रमा करता है, जो लगभग 25 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। टिप्पणियों से पता चलता है कि प्लूटो प्रणाली के अन्य छोटे चंद्रमाओं की तरह निक्स में एक अराजक घूर्णन है, जिसका अर्थ है कि इसके घूर्णन की धुरी समय के साथ अप्रत्याशित रूप से डगमगाती है। यह अराजक व्यवहार प्लूटो, कैरन और अन्य चंद्रमाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क से प्रभावित होने की संभावना है। खंड 7, केरबेरोस।
तीन सिर वाला शिकारी कुत्ता केरबेरोस, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अंडरवर्ल्ड की रखवाली करने वाले तीन सिर वाले शिकारी कुत्ते के नाम पर रखा गया है, प्लूटो की परिक्रमा करने वाला एक छोटा अनियमित आकार का चंद्रमा है। 2011 में खोजा गया। यह लगभग 19 किलोमीटर व्यास का है। यह धुंधला चंद्रमा लगभग 58,000 किलोमीटर की दूरी पर प्लूटो की परिक्रमा करता है, जो लगभग 32 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है। टिप्पणियों से पता चलता है कि निक्स की तरह केरबेरोस एक अराजक घूर्णन प्रदर्शित करता है, जो प्लूटो प्रणाली के भीतर जटिल गुरुत्वाकर्षण